इंडिया और चाइना दुनिया की सबसे पुरानी सिविलाइजेशन, ये दोनों ही देश इकोनॉमिकली काफी स्टेबल थे और इसलिए इन दोनों कंट्रीज का साथ में काफी ज्यादा ट्रेड भी होता था। ये दोनों सिविलाइजेशंस इतनी ज्यादा डेवलप्ड थी कि दुनिया की सारी कंट्रीज यहाँ पर आकर रहना चाहती थी और इनके साथ में ट्रेड करना चाहती थी। और इसलिए इन फॉरेन कंट्रीज का जो ट्रेड था वो कुछ टाइम में ही इन्वेजन्स में बदल गया और उसके बाद में वेस्टर्न कंट्रीज के यहाँ पर आने से इन दोनों ही सिविलाइजेशंस ने 100 से 150 सालों तक एक बहुत ही डार्क एज को देखा और इनका गोल्डन एज पूरी तरह से खत्म हो गया। लेकिन फिर इन दोनों सिविलाइजेशंस की अराउंड सेम ही टाइम पर दो नई कंट्रीज बनी और इन दोनों ही देशों ने एक होप की कि आने वाले टाइम में ये दोनों देश साथ में मिलकर अपना प्रोग्रेस करेंगे, जिसमें वेस्टर्न कंट्रीज से आगे निकलकर दो नई एशियन सुपर पावर्स बनाएंगे। Chinese army launched a massive attack on India. इंडिपेंडेंट इंडिया ने अपनी 75 ईयर्स में टोटल 5 जंग लड़ी है, जिसमें से हमने 4 पाकिस्तान के साथ लड़ी और वो चारों हम लोग जीते। लेकिन 1962 में इंडिया ने चाइना के साथ एक वॉर लड़ी जो हम हार गए और इसमें इंडिया ने अपने लद्दाख का एक एरिया जिसका नाम था अक्साई चीन उसे खो दिया और चाइना ने उसे ऑक्यूपाई कर लिया। ये वॉर हमारी हिस्ट्री में इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमारी आज भी फॉरेन पॉलिसी इस वॉर के कारण काफी ज्यादा शेप होती है और हम चाइना को आज अपना एक सिक्योरिटी थ्रेट मानते हैं। ये दो देश जो ग्लोबल पार्टनर्स बनने का सपना देख रहे थे, इन दोनों में आखिर जंग क्यों हुई? 1962 वॉर का आखिर कारण क्या था और इंडिया इस वॉर को आखिर हारा क्यों? इसमें गलती किसकी थी? कई लोग ये भी कहते हैं कि इंडिया अगर अपनी एयरफोर्स को इस वॉर में यूज कर लेता तो ये वॉर हम लोग जीत जाते। तो फिर हमने इंडियन एयरफोर्स का यूज आखिर क्यों नहीं किया? ये सभी क्वेश्चंस का आपको आंसर मिलेगा इस वीडियो में, सो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। The Chinese army launched a massive attack on India. Nehru was shocked, but the damage had been done. साल 1947 में इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली। उसके बाद में साल 1949 में रिपब्लिक ऑफ चाइना, इस कंट्री का नाम चेंज होकर बन गया पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। और यहाँ पर जो पार्टी रूल कर रही थी जिसका नाम था चाइनीज नेशनलिस्ट पार्टी, उसका थ्रोन चले गया। फिर रूल आया चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का जिसके लीडर थे माओ जेडोंग। आपको थोड़ा कॉन्टेक्स्ट बता देता हूँ कि जैसे इंडिया में हम अपना जो प्राइम मिनिस्टर है उसे इलेक्ट करते हैं वोट करके, चाइना में ये सिस्टम नहीं चलता है। चाइना में सिर्फ एक ही पार्टी चलती है, जैसे अभी वहां पर है चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। और चाइना के जो सिटीजन्स है वो अपने प्रेसिडेंट को डायरेक्टली इलेक्ट नहीं करते हैं। चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के जो लीडर्स होते हैं वही अपने प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं। 1949 में वेस्टर्न कंट्रीज इंक्लूडिंग यूनाइटेड स्टेट्स ने पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना इस कंट्री को रिकॉग्नाइज नहीं किया था। लेकिन इंडिया पूरी दुनिया में सिर्फ दूसरी कंट्री बनी थी बर्मा के बाद में जिन्होंने इस कंट्री को रिकॉग्नाइज किया। इसके साथ में इंडिया ने चाइना के साथ अपने रिलेशंस अच्छे करने की कोशिश की थी। 1954 में जवाहरलाल नेहरू इंडिया के पहले प्राइम मिनिस्टर बने जिन्होंने चाइना को विजिट किया और उन्होंने माओ जेडोंग के साथ में एक अग्रीमेंट को साइन किया जिसका नाम था पंचशील अग्रीमेंट। इस अग्रीमेंट के अकॉर्डिंग दोनों देश एक दूसरे के टेरिटरी की इंटेग्रिटी और सोवरेनिटी की रिस्पेक्ट करेंगे। दोनों देश एक दूसरे के खिलाफ अग्रेसिव नहीं होंगे और एक दूसरे के देश के जो इंटरनल मैटर्स है, मतलब अंदर के जो मुद्दे हैं, उनमें दखल अंदाजी नहीं करेगी। और इसी अग्रीमेंट के बाद में हिंदी चीनी भाई भाई का जो नारा है वो काफी ज्यादा फेमस किया गया था। तो दोनों ही देश अपनी पीस मेंटेन कर चुके थे, लेकिन इस सब के बीच में आया तिब्बत का इशू। अब आज जाकर जब चाइना का मैप देखते हो तो उसमें इंडिया और चाइना के जो बॉर्डर्स है वो डायरेक्टली कनेक्टेड है। इंडिया और चाइना के बीच में कोई देश नहीं है। लेकिन एक टाइम पर इंडिया और चाइना के बीच में एक और देश था जिसका नाम था तिब्बत। तिब्बत पहले चाइना की जो किंग डायनेस्टी थी उसका पार्ट था, लेकिन फिर ईयर 1912 में तिब्बत चाइना से अलग हो गया और इस कंट्री के जो स्पिरिचुअल लीडर थे उनका नाम था दलाई लामा। साल 1950 में चाइना ने कहा कि तिब्बत का एरिया वो ओन करते हैं और उसे इन्वेड करने के लिए उन्होंने अपनी तैयारियां शुरू कर दी थी। अब इस इशू को लेकर इंडिया का क्या स्टांस था? एक्चुअली इंडिया का तिब्बत इशू को लेकर चाइना के साथ जो स्टांस था वो काफी कॉम्प्लेक्स सा था। कुछ रिपोर्ट्स ये बताती है कि इंडिया ने सीक्रेटली 1949 और 1950 में तिब्बत के जो सोल्जर्स है उन्हें कुछ गोलियां और बंदूक प्रोवाइड किए थे ताकि वो चाइना के जो सोल्जर्स थे उनके साथ में लड़ सके। प्राइम मिनिस्टर नेहरू ने इंडिया की जो पार्लियामेंट थी उसमें भी इस इशू को उठाया और उसके बाद में तिब्बत के सपोर्ट में और चाइना के खिलाफ काफी पॉलिटिकल लीडर्स ने बात की। इस इशू को पार्लियामेंट में उठाने का प्रोबेबल रीजन ये था कि काफी सारे इंडिया के जो न्यूज़पेपर्स थे वो तिब्बत के साथ में फेवर कर रहे थे और चाइना के खिलाफ बोल रहे थे और इसी रीजन से इंडिया के भी जो लोग थे उनकी सिंपैथी तिब्बत के साथ में थी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जब अक्टूबर 1950 में यूनाइटेड नेशंस में तिब्बत ने जब अपनी अपील की तब इंडिया ने उन्हें
स्पॉन्सर करने से मना कर दिया। और 1954 में ही चाइना तिब्बत के पार्ट को ओन करता है, इस चीज को भी इंडिया ने रिकॉग्नाइज किया। लेकिन इंडिया और चाइना के जो रिलेशंस थे वो तिब्बत को लेकर एक्चुअली तब बिगड़ना शुरू हुए जब 1959 में चाइना ने कंप्लीटली तिब्बत को इन्वेड कर लिया। Mao revived China's old imperial ambitions to impose its sovereignty on Tibet. दलाई लामा जो तिब्बत के स्पिरिचुअल लीडर थे और एक बुद्धिस्ट मंक थे, उन्हें इंडिया में शरण मिल गई और अपने फॉलोअर्स के साथ में उन्होंने इंडिया में रहना शुरू कर दिया। दलाई लामा के साथ में तिब्बत के जो रेफ्यूजीज आए थे उन्होंने चाइना के खिलाफ काफी ज्यादा प्रोटेस्ट किए अपने कैंप्स के अंदर, और चाइना ने इसी बात को पंचशील अग्रीमेंट का वायोलेशन माना, क्योंकि चाइना के अकॉर्डिंग दलाई लामा को इंडिया में रहने की परमिशन देना चाइना के इंटरनल मैटर्स में इंटरफेयर करने के बराबर था। और इसी दौरान इंडिया और चाइना के जो बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट्स थे वो अलग से शुरू हो चुके थे। 1957 में मतलब तिब्बत को इन्वेड करने के पहले ही चाइना ने लद्दाख का जो अक्साई चीन का एरिया था वहां पे एक रोड कंस्ट्रक्ट कर दिया, जिसके बारे में इंडिया की सेना को पता भी नहीं था, क्योंकि इंडिया की जो सेना थी वो लद्दाख के मेन एरियाज में रहती थी और बॉर्डर के पास में जाकर बाद में पेट्रोलिंग करती थी कुछ दिनों में। लेकिन इतने में ही चाइना के लोगों ने वहां पर आकर रोड कंस्ट्रक्ट कर दिया। साल 1959 में चाइना के जो प्रीमियर थे जोउ एनलाई, उन्होंने जवाहरलाल नेहरू को एक लेटर लिखा जिसमें उन्होंने ये कहा कि इंडिया और चाइना का जो बॉर्डर है उसके बीच में उनका कोई ट्रीटी या फिर अग्रीमेंट साइन नहीं हुआ है, और इसलिए वो मैकमोहन लाइन को लेकर एक रियलिस्टिक एटीट्यूड के साथ डिस्कशन करना चाहते थे। लेकिन ये मैकमोहन लाइन आखिर क्या है? मैकमोहन लाइन बनी थी साल 1914 में जब इंडिया में ब्रिटिश राज था। चाइना का तिब्बत और इंडिया के साथ में बॉर्डर को लेकर एक इशू चल रहा था, और इसी इशू को सॉल्व करने के लिए साल 1914 में ब्रिटिश सरकार ने चाइना और तिब्बत के जो डेलीगेट्स थे उन्हें शिमला में बुलाया। यहाँ पर बैठकर उन्होंने काफी लंबे डिस्कशंस किए, जिसके बाद में ये डिसाइड हुआ कि मैकमोहन लाइन जो है वो इंडिया की तिब्बत और चाइना के साथ में बॉर्डर रहेगी। इंडिया और तिब्बत ने यहाँ पर एक अग्रीमेंट को साइन किया जिसका नाम था शिमला कन्वेंशन। लेकिन चाइना ने इस अग्रीमेंट को साइन नहीं किया, क्योंकि चाइना तिब्बत के साथ में उनकी जो बॉर्डर थी उसको लेकर अग्री नहीं करता था। 1947 में जब भारत आजाद हुआ था तब ब्रिटिश ने इसी लाइन को इंडिया और चाइना की बॉर्डर डिक्लेयर किया था, लेकिन फिर 1959 में ये इशू वापस उठ गया। चाइना ने शिमला अग्रीमेंट साइन नहीं किया था, इसलिए उनके अकॉर्डिंग मैकमोहन लाइन को वो अपनी बॉर्डर नहीं मानते हैं, इसलिए अरुणाचल प्रदेश और अक्साई चीन का जो एरिया है उनके अकॉर्डिंग चाइना ओन करता है। 26 अगस्त 1959 में चाइना ने नेफा मतलब नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, जो आज के टाइम पर अरुणाचल प्रदेश है, वहां पर जाकर अपनी एक पोस्ट एस्टेब्लिश की, मतलब आर्मी का एक कैंप एस्टेब्लिश किया। अक्टूबर के महीने में अरुणाचल प्रदेश के साथ साथ लद्दाख में भी चाइनीज आर्मी ने अपने पोस्ट को तैयार किया। आने वाले 2 साल मतलब ईयर 1961 तक चाइना ने इन दोनों एरियाज में अपनी काफी ज्यादा आर्मी के पोस्ट तैयार कर लिए थे, और इसके रिस्पॉन्स में इंडिया ने भी काफी ज्यादा अपने आर्मी के पोस्ट उनके ही एडजेसेंट में तैयार किए। और हमारे जो सोल्जर्स थे उनके पास में मोर्टार्स, एसएमजी गन्स या फिर आर्टिलरीज ऐसे इक्विपमेंट्स नहीं थे, जबकि चाइना अपनी पूरी तैयारी के साथ में वहां पर बैठा हुआ था। इंडिया श्रीनगर से लेकर तो लेह लद्दाख तक एक रोड कंस्ट्रक्ट कर रहा था, लेकिन वो 1960 तक पूरा ही नहीं हुआ, और इसलिए इंडिया अपनी सेना और अपने इक्विपमेंट्स को वहां तक पहुंचा नहीं पा रहा था। लेकिन वही दूसरी तरफ चाइना ने यहाँ पर अपने सारे इक्विपमेंट्स लाकर रेडी कर दिए थे, और धीरे धीरे चाइना के आर्मी के पोस्ट इतने ज्यादा बढ़ गए कि उन्होंने हमारे आर्मी के पोस्ट को घेरना शुरू कर दिया। 1960 में चाइना के प्रीमियर जोउ एनलाई इंडिया आए थे और उन्होंने जवाहरलाल नेहरू के साथ में नेगोशिएशन शुरू किए। उन्होंने ये कहा कि लद्दाख का जो एरिया है वो चाइना रख लेगा और अरुणाचल प्रदेश का जो एरिया है वो इंडिया वापस रख ले। बेसिकली एक रीजन चाइना के पास जाएगा और एक रीजन इंडिया के पास ही रह जाएगा। नेहरू जी ने इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया और ये कहा कि चाइना अपनी आर्मी को पीछे लेकर जाए, लेकिन चाइना इस बात को नहीं माना, और 2 नवंबर 1961 को प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस में डिफेंस मिनिस्टर कृष्णा मेनन, आर्मी के चीफ पीएन थापर और इंटेलिजेंस ब्यूरो के जो चीफ थे बीएन मलिक और प्राइम मिनिस्टर नेहरू, इनके बीच में एक मीटिंग हुई। इंटेलिजेंस ब्यूरो इंडियन गवर्नमेंट का एक ऑर्गेनाइजेशन है जो दूसरी कंट्रीज से हमें इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन लाके देता है, जो हमारी सिक्योरिटी के लेकर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और इसी ऑर्गेनाइजेशन के जो चीफ थे बीएन मलिक, उन्होंने इस मीटिंग में ये कहा कि इंडिया अपने कितने ही पोस्ट बॉर्डर पर लगा दे तो चाइना कभी वायलेंटली इसका रिस्पॉन्स नहीं देगा। इस मीटिंग में ये कंक्लूड किया गया कि इंडिया फॉरवर्ड पॉलिसी को इंप्लीमेंट करेगा। इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग इंडिया बॉर्डर्स के एकदम पास जाकर पेट्रोलिंग करेगा, वहां पर जाकर आर्मी के पोस्ट तैयार करेगा और सेल्फ डिफेंस में ही हथियार का यूज करेगा। और ये पॉलिसी एक्चुअली सही काम कर सकती थी चाइना के साथ में अपना काउंटर अटैक करने के लिए, लेकिन प्रॉब्लम थी इस पॉलिसी के एग्जीक्यूशन में। जैसे लद्दाख के एरिया में हमें जितनी सेना और जितने आर्मी पोस्ट की जरूरत थी उतने स्टैब्लिश नहीं हो पाए, लेकिन जितने आर्मी के पोस्ट हमने तैयार किए थे उसके रिस्पॉन्स में चाइना ने अपनी आर्मी के पोस्ट और ज्यादा बढ़ा दिए। चाइना के कम्युनिकेशन के डिवाइसेस और उनकी जो सेना थी वो हमसे ज्यादा थी और कई सारे इक्विपमेंट्स में भी वो हमसे बेटर थे, और वो नए रोड्स भी कंस्ट्रक्ट किए जा
जा रहे थे ताकि वो अपने इक्विपमेंट्स को जल्द से जल्द बॉर्डर तक पहुंचा सके। इंडियन आर्मी का जो लद्दाख का कमांड था वो कह रहा था कि उन्हें और सेना और इक्विपमेंट्स की जरूरत है, लेकिन वहां तक रोड नहीं बना था, इसलिए बार बार उन्हें एयरवेज का यूज करके वहां तक इक्विपमेंट्स और सेना को पहुंचाना पड़ा और इस काम में काफी ज्यादा टाइम लग रहा था। टेंशंस इतने ज्यादा बढ़ चुके थे कि जुलाई 1962 में काफी फायरिंग के इंसिडेंट्स भी होने लगे बॉर्डर के ऊपर। लेकिन इस सब के बावजूद इंडियन गवर्नमेंट को लग रहा था कि चाइना हमारे साथ में कभी भी एक वॉर नहीं लड़ेगा और इसलिए हमारी वॉर को लेकर फोर्सफुल प्रिपरेशंस नहीं हो रही थी। इनफैक्ट इंडियन आर्मी स्टाफ के जो डेप्यूटी चीफ थे उन्होंने तो ये भी कहा था कि भारतीय सेना ने अगर लद्दाख में कुछ गोलियां चला दी तो चाइनीज आर्मी पीछे भागकर चली जाएगी। उनकी सोच के पीछे प्रोबेबल रीजन ये था कि कुछ 2 डिकेड्स पहले ही वहां पर वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था और इसके बारे में पूरी दुनिया जानती थी और इसलिए और एक वॉर को मोड़ लेने का खतरा चाइना नहीं उठाना चाहता था। हमारी आर्मी के जो ऑफिसर्स बॉर्डर पर तैनात थे उन तक तो चाइना के जो टैक्टिक्स और उनके पास क्या क्या इक्विपमेंट्स है इसकी भी इंफॉर्मेशन नहीं पहुंची थी। टेंशंस बढ़ते गए और 20 अक्टूबर 1962 को चाइना ने लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश में हमारे पोस्ट के ऊपर भारी रूप में अटैक करना शुरू कर दिया और इस अटैक से शुरुआत हुई 1962 इंडो चाइना वॉर की। इस अटैक के बाद में चाइना ने अक्साई चीन और अरुणाचल प्रदेश का एक बहुत बड़ा एरिया ऑक्यूपाई कर लिया था। इसके बाद में 3 हफ्तों तक चाइना ने और कोई अटैक नहीं किया और चाइना के जो प्रीमियर थे जोउ एनलाई उन्होंने नेहरू के साथ में फिर नेगोशिएशंस करने की शुरुआत की कि लद्दाख का एरिया चाइना को मिल जाए और अरुणाचल प्रदेश फिर से इंडिया के पास आ जाए। लेकिन नेहरू ने इस प्रपोजल को फिर से डिक्लाइन कर दिया। इंडियन आर्मी उनके पास जितने भी इक्विपमेंट्स थे उसके साथ में चाइना के साथ में लड़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन हम लोग तो वॉर के लिए पूरी तरह से प्रिपेयर थे ही नहीं। हमारे आर्मी के जो चीफ थे बीएम कॉल, उन्होंने इनफैक्ट इसके पहले कॉम्बैट का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं था। उसी वक्त ये थॉट आया कि हमें इंडियन एयरफोर्स का यूज करना चाहिए इस वॉर में, लेकिन इंटेलिजेंस ब्यूरो के चीफ बीएन मलिक ने इंडियन एयरफोर्स का यूज करने से मना कर दिया, ये कहकर कि अगर हम लोग एयरफोर्स का यूज करते हैं तो चाइना अपनी एयरफोर्स का यूज करके इंडिया की कई सारी सिटीज और कोलकाता को स्पेशली टारगेट कर सकता है। जबकि बीएम कॉल ने 1967 में एक बुक लिखी थी इस वॉर के ऊपर, जिसमें उन्होंने ये कहा कि इंटेलिजेंस ब्यूरो की जो रिपोर्ट थी वो काफी ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर थी। वॉर के दौरान इंडिया के जो डिप्लोमेट चाइना में थे उनका नाम था जेएन दीक्षित। उन्होंने ये रिपोर्ट इंडिया को दी थी कि चाइना के जो ट्रांसपोर्ट और सपोर्ट सिस्टम्स है वो पूरी तरह से खत्म होने को आए हैं। उन्होंने ये भी बताया कि चाइना की जो एयरफोर्स है वो बॉर्डर के पास में तैनात नहीं है और इसलिए इंडियन एयरफोर्स का वो जो रिस्पॉन्स है वो नहीं दे पाएंगे। कुछ रिपोर्ट्स तो ये भी बता रही थी कि चाइना के पास में एरोप्लेन के लिए फ्यूल भी खत्म हो चुका था। इंडियन एयरफोर्स के जो टॉप ऑफिशियल्स थे उन्होंने भी पॉलिटिकल लीडर्स को सजेशन दिया कि एयरफोर्स इस वॉर में एंटर होने के लिए पूरी तरीके से तैयार है, लेकिन उनका ये प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया गया। इंडिया ने सोवियत यूनियन मतलब आज के टाइम पे जो रशिया है उनसे भी मदद मांगने की कोशिश की क्योंकि उनके साथ हमारे रिलेशंस अच्छे थे, लेकिन वो ऑलरेडी अपने एक क्यूबन मिसाइल क्राइसिस में फंसे हुए थे और इसलिए वो इस वॉर में एंटर नहीं हो पाए। लेकिन दूसरी तरफ यूएस ने हमें अपने वेपन्स प्रोवाइड किए, लेकिन प्राइम मिनिस्टर नेहरू ने इंडियन एयरफोर्स का जो प्रपोजल था उसे रिजेक्ट करने के बाद में यूएस प्रेसिडेंट जॉन कैनेडी को यह लेटर लिखा कि उन्हें अमेरिकन एयरफोर्स की जरूरत है। मतलब इंडियन एयरफोर्स का यूज नहीं किया, लेकिन अमेरिकन एयरफोर्स का यूज करने के लिए वो तैयार थे। इंडियन एयरफोर्स के फॉर्मर एयर वाइस मार्शल का यह कहना है कि अगर इंडियन एयरफोर्स इस वॉर में यूज हो जाती तो शायद वो वॉर हम लोग जीत जाते। आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊं, इंडिया के जो लेफ्टिनेंट जनरल थोराट थे उन्होंने वॉर होने के 2 साल पहले एक्सरसाइज लाल किला की थी, जिसमें उन्होंने इंडियन आर्मी के साथ में एक ट्रेनिंग एक्सरसाइज की थी, जिसमें उन्होंने ये देखा था कि अगर हमारा चाइना के साथ वॉर होता है तो हम लोग उनके साथ वॉर करने के लिए बिल्कुल भी प्रिपेयर्ड नहीं है। उन्होंने एक रिपोर्ट भी लिखी जिसमें उन्होंने चाइना के जो टैक्टिक्स और उनकी कैपेबिलिटीज है उसके बारे में लिखा था, लेकिन हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने इस रिपोर्ट को प्राइम मिनिस्टर तक कभी पहुंचने ही नहीं दिया, बल्कि वॉर एंड होने के वक्त पीएम नेहरू के पास में जनरल थोराट के साथ में ये रिपोर्ट पहुंची। फिर 20 नवंबर 1962 को चाइना ने सीज फायर डिक्लेयर किया, मतलब इस वॉर को रोक दिया और अरुणाचल प्रदेश का जो एरिया था वो इंडिया को वापस कर दिया। इसका रीजन ये बताया जाता है कि अमेरिकन एयरफोर्स इस वॉर में एंटर होने वाली थी और इसलिए चाइना ने पहले ही बैकआउट कर दिया। लेकिन इस वॉर के एंड होने से इंडिया का जो डिफेंस सेक्टर था वो पूरी तरह से चेंज हो चुका था। अब इंडिया को ये समझ में आ चुका था कि प्राइम मिनिस्टर नेहरू के अंडर जो उनकी पॉलिसी थी, जो डिफेंस में इतना ज्यादा एक्सपेंडिचर नहीं करती थी, उसे चेंज करने की जरूरत है। इसलिए 1962 वॉर के पहले बजट का जो हमारा एक्सपेंडिचर था वो सिर्फ 1% होता था डिफेंस में, लेकिन इस वॉर के बाद में उस बजट को 3% कर दिया गया, जो आज तक उससे कम नहीं हुआ है। इसी वॉर का रिजल्ट था कि हमने 1974 और 1999 में न्यूक्लियर टेस्ट किए थे और प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी के अंडर हमारे सोवियत यूनियन के साथ में डिफेंस को लेकर काफी ज्यादा पार्टनरशिप्स हुई थी। तो फाइनल क्वेश्चन ये आता है कि क्या इस वॉर के हारने का रीजन प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू थे? कि रियलिटी तो ये है कि ये किसी एक पर्सन की गलती नहीं है, बल्कि ये हमारा कलेक्टिव फेलियर है। लेकिन जवाहरलाल नेहरू की भी ऑफकोर्स इसमें गलती थी, क्योंकि भले ही मिनिस्टर्स और ऑफिशियल्स ने गलतियां की हो, लेकिन इनके ऊपर चेक करने का काम तो प्राइम मिनिस्टर का ही होता है। और अगर एक प्राइम मिनिस्टर अच्छे काम करने का क्रेडिट ले सकता है तो जो फेलियर्स हुए उसका भी ब्लेम उन्हीं के ऊपर जाने वाला है। तो ये थी कहानी 1962 इंडिया चाइना वॉर की। ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।